क्या ईरान वाकई एटम बम बना रहा है और ये दुनिया एक एटमी जंग के दहाने पर खड़ी है, या फिर ये सब इसराइल का ही एक झूठा प्रोपेगेंडा है। पिछले कई सालों से इसराइल ने पूरी दुनिया को खबरदार किया है कि ईरान वेस्ट के लिए एक एटमी खतरा है और ये एटमी ताकत बनने के बहुत ही करीब है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 2012 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक स्पीच की थी और कहा था कि ईरान 90% यूरेनियम इनरिचमेंट करने के बहुत ही करीब है। दुनिया को इसे रोकना होगा वरना ईरान एटम बम बना लेगा। By next spring, at most by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. और फिर इसी बात को जवाब बनाकर 12 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अभी इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ईरान तो एटम बम बना ही नहीं रहा, इसराइल ये सारे का सारा झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ईरान ने तकरीबन 60% यूरेनियम की इनरिचमेंट कर ली है और अगले 2 से 3 साल के अंदर ईरान एटमी ताकत बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ईरान ऑलरेडी एटमी ताकत बन चुका है और अनकरीब ईरान एटमी धमाके करने वाला है। आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था और ये किन प्रोसेस से गुजरा है और क्या वाकई ईरान एटम बम बना भी रहा है या नहीं। तो आइए फिर ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 1957 में ईरान के बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अमेरिका के साथ मिलकर शुरू किया था और इस वक्त इनका इरादा कोई एटम बम बनाने का नहीं था, बल्कि ये तो पुरअमन मकासद जैसा कि एनर्जी और डिफरेंट सेक्टर में तरक्की के लिए था। और फिर रिसर्च के लिए 1967 में अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में फराहम किया और फिर 1970 में ईरान ने न्यूक्लियर NPT पर दस्तखत कर दिए और जिसका मतलब ये था कि ईरान यूरेनियम को बिजली, तिब्बी, ज़राअत, रिसर्च और डिफरेंट डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो इससे एटमी हथियार नहीं बना सकता। और फिर 1974 में ईरान के बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान के अंदर 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का मंसूबा पेश किया और फिर इन पर बहुत तेजी से काम शुरू हो गया और अमेरिका ने भी ईरान को फुल सपोर्ट किया। और फिर 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आता है और मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत तो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और फिर आयतुल्लाह खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं और ये अमेरिका के शदीद खिलाफ थे, इसीलिए अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर तावन बंद कर देता है, जिसकी वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। और फिर 1980 में ईरान और इराक के दरमियान जंग शुरू हो जाती है और इस जंग के बाद ईरान समझ चुका था कि अगर अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखना है तो उसके लिए ईरान को एक एटमी ताकत बनना होगा। इसीलिए 1980 के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करता है, लेकिन इस बार ईरान की सपोर्ट अमेरिका नहीं बल्कि रशिया करता है। और फिर 1995 में ईरान और रशिया ने बुशहर के प्लांट पर काम दोबारा से शुरू कर दिया और इससे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को अंदाजा होने लग गया था कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। और फिर 2002 में ईरान के मुजाहिदीन खलक ग्रुप ने पहली बार दुनिया के सामने रिवील किया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच जाती है और पूरी दुनिया की नज़रें ईरान के ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को कम कर देता है। तो अभी यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि ये यूरेनियम इनरिचमेंट या फिर यूरेनियम की अफसुर्दगी का क्या मतलब होता है। देखिए, इस वक्त दुनिया के अंदर जितना भी कुदरती यूरेनियम है, इसके 2 अहम आइसोटोप होते हैं। एक होता है यूरेनियम 238 और दूसरा होता है यूरेनियम 235। देखिए, अगर आप 100 किलोग्राम कुदरती यूरेनियम लेंगे तो इसमें से 99.3 किलोग्राम यूरेनियम 238 होगा और सिर्फ 0.7 किलोग्राम ही यूरेनियम 235 होगा। मतलब कि 100 में से सिर्फ 700 ग्राम यूरेनियम 235 निकलता है और यही वो यूरेनियम होता है जो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब यही होता है कि यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 को अलग-अलग करना है।
अभी आपने इसको कितना अलहदा करना है ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो फिर इसको आपको 3 से 4% ही यूरेनियम को इनरिचमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे एटम बम बनाने वाले हैं तो फिर आपको तकरीबन 90% तक यूरेनियम की इनरिचमेंट करनी पड़ती है। तो अभी हम अपने पॉइंट पर वापसी आते हैं। 2003 में ईरान ने अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को आर्जी तौर पर 3 से 4% के दरमियान में रख दिया और फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को इंस्पेक्शन की इजाज़त दे दी। जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की टीम ने आकर वहां पर इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम की इनरिचमेंट तो 3 से 4% के दरमियान में है और ये पुरअमन मकासद के लिए है, इसलिए वक्ती तौर पर तो ईरान वहां पर बच जाता है। और फिर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्शन के बाद से अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को दोबारा से बढ़ा दिया और फिर 2006 में यूनाइटेड नेशन ने पहली बार ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी और इसके बाद से ईरान पर पूरी दुनिया की नज़र थी। और फिर 2012 में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में स्पीच की और पूरी दुनिया को बताया कि ईरान 90% यूरेनियम इनरिचमेंट के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। दुनिया को इसे रोकना होगा वरना ईरान एटम बम बना लेगा। और वहां पर नेतन्याहू ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी वहां पर दिखाई थी। और फिर 2013 में वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान को रोकने के लिए इससे मुज़ाकरात शुरू कर दिए और बिलाखिर 2015 में ईरान, रशिया, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के दरमियान में एक मुआहिदा होता है कि ईरान अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को कम से कम रखेगा। और फिर 2016 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि ईरान ने अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को कम कर दिया है और ये एक पुरअमन मकासद के लिए है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर लगी हुई तमाम पाबंदियां हटा दी। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल इस मुआहिदे से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसराइल का कहना था कि नहीं, ईरान पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है और इस मुआहिदे की आड़ में ईरान एटम बम बना लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसराइल ने इस मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया और बिलाखिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहिदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया और ईरान के ऊपर दोबारा से पाबंदियां लगा दी। और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान ने भी इस मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं समझी और अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को दोबारा से बढ़ा दिया। और फिर 2020 में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कत्ल करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला तो आज तक जारी है। अभी इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ईरान तो एटम बम बना ही नहीं रहा, इसराइल ये सारे का सारा झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ईरान ने तकरीबन 60% यूरेनियम की इनरिचमेंट कर ली है और अगले 2 से 3 साल के अंदर ईरान एटमी ताकत बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ईरान ऑलरेडी एटमी ताकत बन चुका है और अनकरीब ईरान एटमी धमाके करने वाला है। तो अभी यहाँ पर हकीकत और सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता कि इसराइल ने तो पहले इराक के ऊपर भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया था कि सद्दाम हुसैन ने एटम बम बना लिया है और वह अनकरीब इसराइल के ऊपर फेंक देगा। और इसी चक्कर में इसराइल ने पूरे इराक का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो तो बाद में पता चला था कि ये सारे का सारा CIA और मोसाद का एक ड्रामा था। और अभी 12 जून 2025 में इसराइल ने यही जवाब बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अभी ईरान ने एटम बम बना लिया है या नहीं, इसके बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसराइल प्रोपेगेंडा के अंदर माहिर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसराइल खुद तो एक एटमी ताकत है, लेकिन वो ईरान को एटम बम बनाने से क्यों रोक रहा है? और इसराइल और ईरान में से कौन जिम्मेदार है और कौन एक गैर जिम्मेदार रियासत है? अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल एक एटमी ताकत है, लेकिन उसने आज तक किसी भी NPT पर दस्तखत नहीं किए और ना ही कभी उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ कोई इंस्पेक्शन की इजाज़त दी है और ना ही कोई कोऑपरेशन किया है। और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने हमेशा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ कोऑपरेशन किया है और उनको इंस्पेक्शन की इजाज़त दी है और मुमकिन तौर पर उनके साथ कई मुआहदे भी किए हैं। और दूसरी तरफ इसराइल हमेशा अपनी बदमाशी दिखाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर इसराइल ने गजा के अंदर कितना जुल्म किया है और पूरी की पूरी गजा की पट्टी को एक कब्रिस्तान बना दिया है और वहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का कत्ल किया है। वो छोटे छोटे बच्चे जो कि 2-3 साल के या 2-3 माह के या कुछ दिन के बच्चे थे, उनको भी कत्ल कर दिया है। क्या एक ऐसी कंट्री के पास न्यूक्लियर हथियार होना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं।